कि ये किताब बहुत ही सिग्निफिकेंट किताब है, क्योंकि ये एक ऐसे जहन से इसने जन्म लिया है जिसने विटनेस किया है पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के सफ़र को। अब जो है हिंदुस्तान के 70 साल की कहानी है और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं जिन्हें हर वजीर आजम से मिलने का मौका मिला, पंडित नेहरू की गोद में बैठने का मिला और मोदी जी तक का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो मैंने हिंदुस्तान को बनते देखा है पिछले 70 साल में। इन्होंने वर्णन किया है कैसे देश के जो बड़े बड़े नेता, महान नेता आए, वो कैसे सोचते थे, कैसे निर्णय लेते थे, कैसे देश के लिए उन्होंने अहम फैसले लिए, उसके पीछे की कहानियाँ, सब चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। किताब का नाम ही आई विटनेस। खास तौर पे बाबरी मस्जिद का मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं पहला आदमी था नरसिम्हा राव से मिलने वाला 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई, और मेरा उनसे झगड़ा भी बहुत हुआ, उनसे टकराव भी बहुत हुआ। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मैं कहानी लाया हूँ। बरेली से मुंबई तक का हमने सफ़र करा है और इस किताब में जो हमारे जो पुरखों में कब से मोहब्बतें चली आ रही हैं, वो बुक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि किस तरह से हम सबको हिंदुस्तान में एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। राजीव गांधी के कत्ल के बारे में ख़ास तौर पे मैंने लिखा है कि उनके कत्ल की साजिश जो है इजराइल ने तैयार की थी, मुसद ने तैयार की थी, और मैंने उसके सबूत पेश किए हैं। वो साजिश बैनुल-अक़वामी साजिश थी, इंटरनेशनल साजिश थी, और साजिश के पीछे बहुत खेल हुआ है। जो कौम जागती है और देखती है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो आंख मूंद कर देख कर अनदेखा कर देती है वो खुद तबाही के बीज बोती है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुल्क की एक बड़ी और बेहद हाई प्रोफाइल मौत का नया राज फाश करने की कोशिश हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के लिए महज एलटीटी जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसे एक मुल्क की तरफ से राजीव गांधी को मारने की सुपारी दी गई थी। वो मुल्क कौन है, ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बता दी गई थी। ये और इस तरह की तमाम और बातें जो सुनी थी, उन्हें मंजर आम तक लाने का काम पत्रकार से राजनेता बनने वाले शाहिद सिद्दीकी ने किया है। वो नई दुनिया के नाम से कभी अखबार निकाला करते थे, उर्दू के जाने माने सहाफ़ी हैं। आई विटनेस के जरिए कई बड़े राज लेकर दुनिया के सामने आए हैं। किताब का टाइटल उनके नाम से भी जुड़ा है, विटनेस मतलब गवाही, यानी मैं शाहिद हूँ आज़ाद हिंदुस्तान के गुज़िश्ता दौर का। वो शाहिद जिन्होंने नेहरू से लेकर मोदी तक प्रधानमंत्रियों को देखा भी और उनके इंटरव्यू किए हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी का सानिया जितना बाहर से गैर नजर आता है, उतना अंदर भी चौंका देने वाले राज समेटे हैं। अंग्रेजी में लिखी उनकी इस किताब का विमोचन जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के हाथों हुआ। इस मौके पर महेश भट्ट, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और खुद शाहिद सिद्दीकी ने किताब को लेकर क्या कहा है, ये सुनवाने के लिए आपको मुंबई के इस्लाम जिम खाना लिए चलते हैं। मुंबई के इस्लाम जिम खाना में आज एक किताब का इजरा हुआ है जिसका नाम है आई विटनेस। आई विटनेस में कहानी अगर पढ़ेंगे आप, उसके अंदर तो काफी दिलचस्प कहानी उसके अंदर नजर आएगी आपको। उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की कहानी तफसील से लिखी हुई है। जितने भी हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं या बड़े नेता हैं, उन सब की कहानी जो है इस किताब के अंदर नजर आएगी। मुंबई के इस्लाम जिम खाना में मेहमान खुसूसी के तौर पे महेश भट्ट और जयंत चौधरी और तमाम जो बड़े हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और आज किताब का इजरा हुआ है और किताब को काफी यंगस्टर जो है वो पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मानना है कि ये किताब बहुत ही सिग्निफिकेंट किताब है, क्योंकि ये एक ऐसे जहन से इसने जन्म लिया है जिसने विटनेस किया है पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के सफ़र को, और बिल्कुल क्लोजली फ्रंट रोज में हर पॉलिटिकल रजीम के करीब रहकर, लीडर्स के करीब लेकर, उनकी धड़कन को महसूस कर कर एक ह्यूमन जो समझ जो है इसके अंदर, हालांकि स्पेस वो वक्त के पॉलिटिकल स्पेस को भी बहुत ही एस्ट्यूटली अपना एग्जामिन करता है, मगर वो पॉलिटिकल जो दौर होता है उसमें भी इंसानियत की धड़कन ही खोजता है। और ये आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दौर में वो इंडिविजुअल व्यक्ति बचा नहीं है हमारे पास जो विटनेस करता है, जो इमीडिएटली कंक्लूजन्स पे नहीं आता है, जो फ़ौरन अपने फैसले नहीं सुना देता है। वो कहता है मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो मैं जानता नहीं हूँ तो उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। और ये ख़ास बात है इनकी कि सब कुछ देखने के बाद में भी वो कहते हैं कि इंडिया इज़ एन ऑनगोइंग स्टोरी। तो किसी किस्म का एक कंक्लूजन, एक फुल स्टॉप लगाना वो गलत होगा। वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस नेशन, बिकॉज इंसानियत जो है
वो एक ऐसे सफ़र पे है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक वो है तब तक उम्मीद जिंदा है। आप खुद एक डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। इस किताब के अंदर नेहरू से लेके 2025 तक के जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं तमाम चीज़ों की कहानी लिखी है। उनका कोई अंश आपने पढ़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ आपके दिमाग में हो? मुझे उनका जो बचपन है ना, क्योंकि हम भी उसी आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो कहीं पर जब मैंने इनकी किताब पढ़नी शुरू की तो मुझे अपना दौर याद आ गया कि हमने भी उस दौर में सांस लेनी शुरू की थी, जहाँ पर हमारे एक मिली जुली तहज़ीब को हम एक गहना मानते थे और उसी के आधार पे हम मुझे यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरा ये मानना है कि उस दौर में जो बोया गया है उसी पर हम खड़े हैं। मैं यही कहूँगा कि शाहिद साहब की जो बात है कि जागे रहो, जो कौम जागती है और देखती है वो उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो आंख मूंद कर देख कर अनदेखा कर देती है वो खुद तबाही के बीज बोती है। मुझे बहुत खुशी हुई शाहिद साहब एक पत्रकार के तौर पे अपनी राजनीतिक सामाजिक यात्रा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, कैसे देश के जो बड़े बड़े नेता महान नेता आए वो कैसे सोचते थे, कैसे निर्णय लेते थे, कैसे देश के लिए उन्होंने अहम फैसले लिए, उसके पीछे की कहानियाँ सब चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। और किताब का नाम ही आई विटनेस। नेहरू जी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री की नैतिकता, और मोदी जी से उन्होंने पहला सवाल ये किया कि भारत को 50 साल बाद आप कहाँ देखते हो, कैसे देखते हो। तो हर लीडर की विजन, और एक बात निकल के आती है कि जितने बड़े नेता आए हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे जिन्होंने जो विराजमान रह के जिन्होंने नेतृत्व दिया देश को, वो सब अपने तरीके से भारत के लिए उनका बड़ा योगदान रहा, और सबकी एक ही सोचती है कि देश कैसे, ये मुल्क तरक्की कैसे करे। बिल्कुल, हम बरेली से मुंबई तक का हमने सफ़र करा है और शाहिद चाचा की जो बुक लॉन्च हुई है उसकी बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं सबको। और सबसे ख़ास बात इस किताब में क्या है कि यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत दिल से पढ़ेंगे इसको, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे एक टॉक शो में भी उन्होंने जिक्र करा है जो शाहिद चाचा के साथ मैंने लिया था, हर दिल हर ज़ुबां विद सबीन, उसमें उन्होंने बताया था हेमा मालिनी जी के बारे में, और मोदी जी का जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो शाहिद चाचा ने लिया था। तो इस किताब में उन सब चीज़ों का जिक्र है, और इस किताब में जो हमारे जो पहले पुरखों में कब से मोहब्बतें चली आ रही हैं वो बुक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि किस तरह से हम सबको हिंदुस्तान में एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब जो है हिंदुस्तान के 70 साल की कहानी है। मैं 1950 में पैदा हुआ था 15 अगस्त को, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें हर वज़ीर आज़म से मिलने का मौका मिला, पंडित नेहरू की गोद में बैठने का मिला, और मोदी जी तक का इंटरव्यू करने का मौका मिला, लोगों को करीब से जानने का मौका मिला, उनकी खामियाँ उनकी खूबियाँ पहचानने का मौका मिला। तो मैंने हिंदुस्तान को बनते देखा है पिछले 70 साल में, और हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के आइन को जो है वो जवान होते देखा है, उसमें एक ज़िंदगी आते देखा है। तो मैंने उस सब को रकम किया है इस किताब के अंदर, और इस किताब के अंदर हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान के बनने की कहानी है, हमारे आइन के ज़िंदा होने की कहानी है, और जो सियासी लीडर रहे हैं उनकी खामियाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी कमियों की दास्तान भी है। आज के माहौल के अंदर किस तरीके की कहानी का इम्पैक्ट रहेगा और किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा मकबूल होगी। अब तक 3 एडिशन इसके छप चुके हैं सिर्फ पिछले 2.5 महीने में, और जो यंग जनरेशन है वो बड़ी तादाद में पढ़ रही है। ख़ास तौर पे जो जिसको जेन ज़ी कहा जाता है उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने वो बातें बता रहा हूँ जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो आज एक किताब में आपको सारे नेहरू की भी कहानी मिलती है, और शास्त्री की भी, और नरसिम्हा राव की भी, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की भी, और मोदी और वाजपेयी की भी, और उन्होंने क्या दिया और क्या छीना, क्या गलतियां की, कहाँ खामियां आई, उन सब के बारे में वो मैंने करीब से देखा। इसलिए मैं कहता हूँ आई विटनेस, यानी मैं शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का। तो उसकी गवाही मैंने देने की कोशिश की एक किताब के ज़रिए, और सच्चाई को बयान करने की कोशिश की है। बाबरी मस्जिद की कहानी इसके अंदर दास्तान जी लिखी है, जी। इमरजेंसी का दौर भी लिखा ख़ास तौर पे बाबरी मस्जिद का मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं पहला आदमी था नरसिम्हा राव से मिलने वाला 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई, और मेरा उनसे झगड़ा भी बहुत हुआ, उनसे टकराव भी बहुत हुआ। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मैं कहानी लाया हूँ।
इसके अंदर इमरजेंसी के दौर इमरजेंसी के दौर पे मेरे वालिद 80 साल की उम्र में जेल गए थे, मैं भी जेल गया था, तो इमरजेंसी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके बारे में भी है। राजीव गांधी के कत्ल के बारे में ख़ास तौर पे मैंने लिखा है कि उनके कत्ल की साजिश जो है इजराइल ने तैयार की थी, मुसद ने तैयार की थी, और मैंने उसके सबूत पेश किए हैं कि ये कत्ल जो है LTT नहीं किया, LTT को सुपारी दी गई थी राजीव के कत्ल की, लेकिन जो पैलेस्टाइन के लीडर थे यासिर अरफात, उन्होंने पूरी तरह इत्तला दी थी राजीव गांधी को कि आपको कत्ल की साजिश बन रही है और RDX आपके लिए जमा हुआ है। और वो खबर मैंने ही जाके राजीव को बताई थी। मेरे साथ फ़लस्तीन के अम्बेसडर खालिद अल शेख गए थे और हमने बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन हुकूमत हिंद ने उस वक्त वज़ीर आज़म थे चंद्रशेखर, उन्होंने तवज्जो नहीं दी और नतीजा हुआ कि राजीव गांधी की जान गई। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि उस साजिश को बेनकाब करने की ज़रूरत है। वो साजिश बैनुल-अक़वामी साजिश थी, इंटरनेशनल साजिश थी, और उस साजिश के पीछे बहुत खेल हुआ है। आज 2014 से 2025 तक का कौन सी ऐसी खास बात है जो आपकी किताब में शाया हुई? नहीं, मैं बहुत सारी, मैंने जैसे आपसे कहा कि राजीव गांधी के कत्ल के बारे में मैंने बताया है। मैंने मोदी से मेरा जो इंटरव्यू हुआ, मोदी से जो बातचीत हुई, उसको भी मैंने पूरी तरह से इसमें लिखा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी किताब लोग इंटरव्यू के ज़रिए जानना चाहते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। किताब ख़रीदें, किताब पढ़ें, और किताब पढ़ी जा रही है। ख़ास तौर पे जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पढ़ रहे हैं। तो मैं इस बात की खुशी है कि उसको सब फ़िरक़ों के लोग पढ़ रहे हैं और हर जगह उसको मकबूलियत हासिल हो रही है। मेरे वालिद इमरजेंसी में जेल गए 80 साल की उम्र में। जब इमरजेंसी लगी है 25 जून को, तो उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया और 2 बार इंदिरा जी ने छोड़ा और 2 बार वो लिख के फिर वापस जेल में गए। तो जब इमरजेंसी खत्म हो गई 1970 में, मिसेस गांधी बाहर हो गई, उनको अरेस्ट भी किया गया। उस वक्त वो किसी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल टोटली ऑफ मीडिया थी। वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC सब चाह रहे थे, मिसेस गांधी बात नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों और कैसे उनके दिमाग में ख्याल आया, तो मुझे फौजेदार जी का, उनके जो PA थे, उनका फोन आया कि आप इंदिरा जी का इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा साहब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे वालिद को जेल में डाला था, मुझे जेल में डाला था और इतने लोगों को जेल में डाला था, मैं कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ, लेकिन बताता हूँ मैं। तो मैं अपने वालिद के पास गया, हजरत मौलाना अब्दुल वही सिद्दीकी के, देवबंद के मौलाना थे, देवबंद में तालीम हासिल की थी सारी जिंदगी, लेकिन उन जैसा मैंने क्रांतिकारी इनकलाबी जहन नहीं देखा। मैंने कहा अब्बा मियाँ कहते थे, अब्बा मियाँ ये इंदिरा गांधी के यहाँ से फोन आया है, उनका इंटरव्यू करूं मैं, आपको जेल में डाला था तो मुझे तो करना नहीं चाहिए। हंसने लगे, बोले बेटा इंदिरा गांधी ने अपना काम किया मुझे जेल भेज के, मैंने अपना काम किया जेल जाके, तुम अपना काम करो इंटरव्यू करके। वो कहने लगे कि मियाँ जिससे मुत्तफिक हो, यानी जिससे सहमत हो, उसका इंटरव्यू करने में कोई मजा है क्या? वो तो खेल है। मजा तो तब आता है जब मुखालिफ सामने हो, जिसकी हर बात से इसकी आंखों में आंखें डाल के जब इंटरव्यू करो तो इंटरव्यू करना होता है। तो मैं 23-24 साल का था, लेकिन उसका एक सबक मैंने सारी जिंदगी याद रखा। और इसी सबक की वजह से जब मुझे सलीम खान साहब ने कहा कि मोदी का इंटरव्यू करो, मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बता दूं कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी इंटरव्यू करने वाला पहला उर्दू का सहाफी मैं हूँ, अडवाणी जी का भी, विश्व हिंदू परिषद के जितने लीडर थे उन सबका भी मैंने किया। भाई आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप जब मुखालिफ के पास जा रहे हैं तो मुखालिफ से आप मुत्तफिक होने नहीं जा रहे हैं, मुखालिफ की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने जा रहे हैं। अगर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप ना तो सहाफी हैं ना आप सच्चाई कहने वाले हैं। तो वो मैंने किया और वो मेरा इंटरव्यू जो है बहुत वायरल हुआ, बहुत ज्यादा पढ़ा गया। ये किताब मैंने लिखी इसलिए कि मैं समझता हूं कि बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ये मौका देता है कि वो इस मुल्क को इतने करीब से देख सके। और मैं आखिर में मैंने जो मेरा हर्फ आखिर जिसका उन्वान है उसमें मैंने इस बात को कहा है कि आज ये आम हो गया कि ये कहना कि कुछ नहीं रखा, मुस्तकबिल तारीख है, आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इस मुल्क पे यकीन है, इस मुल्क के लोगों पे यकीन है, इस मुल्क के इतिहास पे यकीन है, इस मुल्क की तहजीब पे यकीन है, इस मुल्क की जो परंपरा है उसके ऊपर पूरा यकीन है कि हम इस अंधेरे से निकल आएंगे और ज्यादा रोशनी के अंदर हम आएंगे। मैं मायूसी हराम समझता हूँ, मायूसी कुफ्र समझता हूँ। मैं मायूस इंसान नहीं हूँ। और मैंने ये अपने बुजुर्गों से सीखा था कि बदतरीन हालात में हिम्मत और हौसला रखना, अंधेरे में चिराग जलाना, आंधियों में चिराग जलाना, यही काम है। अगर
अगर आप घर में बैठ के चिराग जला रहे हैं तो कौन सा कमाल कर लिया हो, तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन आंधी में अगर चिराग जला रहे हैं, अगर इस वक्त नाउमीदी है, उस वक्त आप उम्मीद को लेकर चले हैं, तो फिर कोई बात। तो वो मैंने इस किताब के जरिए भी कोशिश की, अपने अखबार के जरिए भी कोशिश की। हिंदुस्तान की जिंदगी में जिस तरह से मोहब्बतें थीं, उन मोहब्बतों को मैंने बयान किया कि 47 के बंटवारे के बावजूद, खून खराबे के बावजूद जिस तरह एक दूसरे से प्यार था, मोहब्बत थी, वो इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। उस वक्त लड़ाई होती थी, हिंदू मुस्लिम टकराव होता था, तब हिंदू मुस्लिम टकराव उस वक्त भी होता था, लेकिन किस तरह होता था दिल्ली में कि सब पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है लाल किले पर, कि लालाओं की पतंग आ रही है और यहाँ मुसलमान हकीमों की पतंग आ रही है, जूते वालों की पतंग आ रही है, कौन जीतेगा कौन हराएगा। कबूतरों के जरिए जंग होती थी, आसमान के ऊपर जंग होती थी, कबूतर लड़ाए जाते थे, जंग ऐसे होती थी। ये थे तरीके कि अगर लड़ो भी तो वफादारी से लड़ो, तरीके से लड़ो, ये था तरीका। तो ये सारे दौर हमने देखे हैं, उनके बारे में लिखा भी है। लेकिन आज का जो दौर है, उस दौर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत अजीब दौर नहीं है। 1857 में जो दौर आया था, कि उस जैसा मायूस कुन दौर नहीं, लेकिन इस दौर में सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम हिम्मत न खोएं, हौसला रखें और आगे बढ़ें। जब मैंने किताब पढ़ी अपने हाथ में, तो मुझे कैफी साहब का वो गाना याद आ गया जो उन्होंने मेरी तरफ फिर तेरी कहानी याद आई कि आने वाला कल एक सपना है, आने वाला कल एक सपना है, बीता हुआ कल बस सपना है, हम गुजरे कल में जीते हैं, यादों के सब जुगनों जंगल में। तो ये किताब जो है, आप इसमें बहुत सारे जुगनू हैं, और उन जुगनू को अगर आप करीब से महसूस करें तो एक रास्ता कहीं जंगल में नजर आता है। The way forward. The way forward is through going back in the past. कभी-कभी आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। I think the answers to our burning problems are dormant in the past, which our ancestors have lived. The only thing new is the history you have not read. That's what it is. क्या ये दौर हमारे पुरखों ने नहीं देखा? क्या उनको ये नहीं लगा कि ये रात खत्म होती ही नहीं है? क्यों नहीं खत्म होती, ऐसा क्यों? They just didn't give up. Because one thing is very good that we need to know about human story is that it goes on. Robert Frost को जब पूछा गया था, can you sum up life? He said yes, it just goes on. It just goes on. So, खैर, किताब और उसमें लिखी बात अपनी जगह, लेकिन महेश भट्ट और शाहिद सिद्दीकी ने मुल्क के मौजूदा हालात और अंधेरे से निकलने के लिए जिस रास्ते पर रोशनी डाली है, उस पर गौर तो बनता है। इस पर आप भी अपनी राय से कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर वाकिफ़ कराएं, हमें इंतज़ार रहेगा।